हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 7 थी उसमें हम बात कर रहे थे कि सारणिक की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका प्रयोग करके हम कैसे दिए गए समीकरण को हल कर सकते हैं। सारणिक के और क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले थे वो किए भी गए हैं और समीकरण भी इस पे आधारित आते हैं। तो समीकरण को कैसे हल किया जाएगा उनकी बात करते हैं। फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं जो और तुम लोगों के सामने रखेंगे, तो उसको भी देखिएगा। ठीक, तो पिछली वीडियो में हम बात करते हुए स्टार्ट भी किए थे समीकरण को हल करने के लिए, और पहला क्वेश्चन हमने शायद यही लिखा था कि समीकरण इतने को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि समीकरण जिस भी चर में दिया होता है उस चर के सभी संभव मानों को ज्ञात कर दीजिए, तो वही मान जो है समीकरण के हल हो जाएंगे। ठीक, तो वहाँ हम जो है इसको हल किए थे और लास्ट में हम लेकर के गए थे, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई और मिस्टेक थी जहाँ पे समीकरण कुछ बन गया था, हमने तुम लोगों के लिए छोड़ दिया था और कहा था कि इसको चेक करिएगा और मान निकालिएगा, 2 घात का बने या 3 घात का या 1 घात का, और उस मान को निकालना था। तो ठीक, तो उसी क्वेश्चन को आइए आज हम फिर एक बार कोशिश करते हैं कि आज गलती ना होने पावे। गलती होने का मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। अब चूँकि इतना समय यहाँ वीडियो में नहीं रहता है कि उसको चेक किया जाए कैसे क्या है, कैलकुलेशन की बात है, तुम लोग अपने आप देख सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन था पहला, समीकरण इतने बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक, हल करने का सिस्टम क्या होता है, लिखने का तरीका क्या कैसे है, सब आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ जो भी है लिखोगे समीकरण डैश के बराबर 0, यही है। इसका अगर तुरंत विस्तार कर दोगे हो सकता है थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाए, तो कोशिश करोगे कि प्रॉपर्टी का यूज करके जो है इसको आसान बनाया जाए, और आइए आसान बनाने की कोशिश हम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उस दिन हम क्या किए थे क्या नहीं किए थे हमको ये पता नहीं है, आज आइए देखें थोड़ा सा। ठीक, एक काम करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर तो पंक्तियों को अगर स्तंभों में बदल दिया जाए तो भी सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो है कोई सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विशेषता में देखी चीजों तो बदल दे रहे हैं, तो ये मिल जाएगा हमको क्या इम्प्लाइज है, ये x प्लस 2 1 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 1 शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, वही चीज वापस आ जा रही है। तो आइए प्रॉपर्टी ये लगाते हैं, एक काम हम करते हैं, C1 को रिप्लेस कर देते हैं। C1 को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक, C1 माइनस C2 प्लस C3 रिप्लेस करेंगे। अब C1 को रिप्लेस करेंगे कैसे, इसमें से ये घटाओगे। ठीक, तो जब ये घटाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान देना, ये घटाओगे तो x प्लस 1, इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा क्या x माइनस 2, ये हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो -1, फिर इसको घटाओगे तो माइनस x, इनको जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा। इनको अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये नहीं, इसमें से ये घटेगा तो -x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 घट जाएगा, माइनस यहाँ प्लस 2 बचेगा ये। ठीक, और उसके बाद इसको देखिए तो इसमें से ये घटाओगे प्लस हो जाएगा, ये जोड़ दोगे तो मिला करके हमको 0 दिखाई दे रहा है, 0 हो जाएगा। मामला समझ में आया। अब C2 पे कुछ नहीं किया गया, वैसे उतार लो 1, C2 पे कुछ नहीं किया गया 1, x माइनस 3 माइनस 2, C3 पे भी कुछ नहीं किया गया -3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक मामला समझ में आया। ठीक, अब देखिए एक काम और कर लो, इम्प्लाइज दैट ये x माइनस 2 है, यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हो तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 0 है ही है, यहाँ 1 x माइनस 3 और माइनस यहाँ -3 रहेगा ये, और ये -2, फिर यहाँ -3 -2 1 इक्वल टू 0।
अब देखो C1 से जो है x माइनस 2 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया जाए। C1 से जो है x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, बाहर निकाला जाए, हमारे पास बचेगा क्या 1 माइनस 1 और यहाँ 0 और यहाँ बाकी और कहीं कुछ नहीं किया गया तो वैसे ही रहेगा 1 x माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो चलिए फिर देखते हैं कि एक आध और 0 अगर बन जाए तो फिर विस्तार कर लिया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 0 बनाया जा सकता है। कैसे? इसको या इसको चाहे जिसको। तो आइए R2 को रिप्लेस कर दें R2 प्लस R1 से, इससे ये 0 मिल जाए हो जाएगा। तो इम्प्लाइड दैट हो जाएगा x माइनस 2, ये तो है ही है। यहाँ पे देखिए R1 पे कुछ नहीं किया गया, 1 माइनस 3 ये रहेगा, इसको रिप्लेस किया गया, इतना प्लस इतना करोगे 0, इतना प्लस इतना जब करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, इतना प्लस इतना जब करोगे तो x माइनस 2, इतना प्लस इतना करोगे तो माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, 0 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और उसके बाद फिर देखिए, अब एक चीज C1 में देखो 2 0 मिल रहा है ना, C1 में 2 0 मिल रहा है तो C1 के पदों में विस्तार कर लो। C1 के पदों में विस्तार, पदों में विस्तार, क्योंकि शुरू में ही बताया गया था कि किसी भी सारणी को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसको विस्तारित किया जा सकता है। तो C1 के पदों में हम विस्तार कर लेंगे सारणी को, हमारे पास हो क्या जाएगा, ये x माइनस 2 तो है ही है। आइए विस्तार की बात करें, 1 गुणे ये माइनस ये तो हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस होता है 10, ये हो गया 1 गुणे इतना, मझला में लेकर यहाँ लगाते चले, यहाँ 1 रहेगा, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस 0 प्लस 0 टोटल कंडीशन, क्योंकि माइनस कुछ भी हो 0 हो जाएगा, इम्प्लाइड दैट 0। विस्तार करना देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया कितना, x माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 x माइनस 10 2 12 इक्वल टू 0। तो आप देखिए गुणनखंड तुरंत आसानी से मिल गया। उस दिन जो है जरूर कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक रही होगी, इसीलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत थी। तो अब अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो पहला 0 या तो दूसरा 0, तो इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा, इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू 2 कामा x इक्वल टू 12, तो लास्ट में लिख दीजिएगा। इसलिए x इक्वल टू हल समुच्चय के रूप में जैसे लिखते हो वैसे लिखो 2 कामा 12, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सारणिक की विधियों का प्रयोग करके सारणिक के रूप में जो समीकरण दिया गया है, सारणिक की विशेषताओं का प्रयोग करके उनको हल किया जा सकता है। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन और उठाते हैं, ठीक। वो भी शायद उस दिन किए थे और बीच में छोड़ के दिए थे टाइमिंग की वजह से, ठीक। तो आज फिर देखते हैं, उसी क्वेश्चन को फिर उठा लेना, हो सकता है अगर तुम लोग किए हो तो आया भी होगा, और नहीं तो फिर उसी क्वेश्चन को हम पुनः उठा करके जो है हल करने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे क्या है। फिर एक आध बार अभी हम और पूरा सिस्टमेटिक हल करके दिखाएंगे तुम लोगों को, कैसे बोर्ड जो है बोर्ड के परीक्षा में हल करोगे, ठीक। वैसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए कि सारणी के रूप में अगर समीकरण दिया गया है तो सारणी की विशेषताओं का प्रयोग करके उसको छोटा से छोटा समीकरण बना करके चर का मान ज्ञात कर लिया जाए। तो क्वेश्चन ये था, समीकरण क्या था, क्या दिया गया था, माइनस x माइनस 6 माइनस 1, शायद यही था, 2 माइनस 3x x माइनस 3 और उसके बाद माइनस 3 2x x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, को लिख लेना है, को हल कीजिए। तो हल कैसे करेंगे, सिस्टम वही है, ठीक। तो आइए देखा जाए, हम कोशिश करेंगे कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा अवयव 0 हो जाए। अगर यक्ष भी समाप्त हो जा रहा है प्रॉपर्टी के द्वारा तो वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं, जितना अच्छा संख्यात्मक मान रहेगा, संख्यात्मक जितना मान यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, समीकरण जो है उतने कम घात का बनेगा और हल करने में उतनी आसानी भी होगी, ठीक। तो देखिए फिर आइए इसको देखें, तरीका एक बार फिर बता दे रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, समीकरण
समीकरण क्या दिया गया है, यक्स माइनस 6 माइनस 1 और उसके बाद जो है 2 माइनस 3 यक्स, उसके बाद यक्स माइनस 3, ठीक, और यहाँ क्या है माइनस 3 2 यक्स, यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार समीकरण में मिला ले रहा हूँ बुक से, यक्स माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3 यक्स और यहाँ यक्स माइनस 3, ठीक है, फिर यहाँ माइनस 3 फिर 2 यक्स और उसके बाद यक्स प्लस 2, ठीक। तो ठीक है, आइए देखा जाए तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यक्स भी समाप्त हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाई जाए और अगर अवयव भी शून्य हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक। तो देखिए क्या किया जाना है यहाँ पे, चलो कोशिश करते हैं किनको 0 बनाने की, इसमें से करेंगे इसमें से करेंगे तो यक्स आ जाएगा। अच्छा करते हैं R2 को रिप्लेस कर देते हैं, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, R2 को हम रिप्लेस कर दें R2 माइनस R3 से, तो R1 पे कुछ नहीं किया गया है तो इम्प्लाई करके हो क्या जाएगा, R1 वैसे ही यक्स माइनस 6 माइनस 1 2 को किया गया है, इतना माइनस इतना जब करोगे तो ये 5 हो जाएगा, इतना माइनस इतना जब करोगे तो माइनस 5 यक्स हो जाएगा और इतना माइनस इतना जब करोगे तो माइनस 5 हो जाएगा। R3 पे कुछ नहीं किया गया, उसको वैसे ही माइनस 3 2 यक्स यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर आगे देखो क्या करना है, आगे देखो क्या करना है, R2 से जो है माइनस R2 से 5 को कॉमन लेकर के और इधर ले जाकर के गुणा करके समाप्त कर दे रहे हैं, R2 से 5 को कॉमन ले रहे हैं और कॉमन लेकर के इसको समाप्त कर दे रहे हैं, तो ये हो क्या जाएगा, इम्प्लाइड दैट यक्स माइनस 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 और उसके बाद यक्स 5 कॉमन लिए हैं तो हो जाएगा माइनस यक्स और ये हो जाएगा माइनस 1 और फिर यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा माइनस 3 2 यक्स और यहाँ यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 तो है। क्या यक्स को और कहीं से समाप्त किया जा सकता है, यक्स को और कहीं से समाप्त किया जा सकता है, तो हाँ समाप्त किया जा सकता है इसको, ठीक। कैसे समाप्त करोगे, एक काम करो C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस 2C3 से, C2 को रिप्लेस करते C2 माइनस 2C3 से, तो इससे ये वाला एक्सरसाइज जो है हो जाए खत्म। तो इम्प्लाई अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, इम्प्लाई दैट यक्स 1 माइनस 3 इसको रिप्लेस करेंगे इतना माइनस इतना तो 2 से गुणा करोगे तो माइनस 4 शायद यहाँ बचेगा, इतना माइनस तो माइनस यक्स प्लस 2 बच जाएगा और इतना माइनस 2 यक्स कट जाएगा माइनस 4 यहाँ बचेगा, ठीक। और यहाँ कुछ नहीं किया गया है माइनस 1 और ये माइनस 1 यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई होगी तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा हमने कहा था 0 बनाएंगे तो 0 इसको बनाया जा सकता है और वो भी कैसे बनाया जा सकता है, मान लो ये एक 0 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ का मामला भी 0 से जो है समाप्त किया जाए, मान लो करते हैं तो फिर यक्स आ जाता है, ठीक। तो इसको सबसे पहले 0 बना लिया जाए, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना हुए तो इसको रिप्लेस कर देंगे मान लो इससे माइनस इतने से, तो ये मिल जाएगा और ये हो जाएगा 0 गुणे कुछ तो 0 ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको जो है तो आइए R1 को रिप्लेस कर दिया जाए, R1 को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, R1 को हम रिप्लेस कर दें किससे, ये देखना तो R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 से, तो इससे जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको क्या यक्स, वैसे क्योंकि R1 पे कोई बात नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं था क्योंकि R1 पे ही तो की गई है, R1 पे तो ये जाएगा इतने माइनस इतना तो यक्स माइनस 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना माइनस इतना जब करोगे तो ये प्लस यक्स हो जाएगा
ये -2 हो जाएगा। तो ये हमको जो दिखाई दे रहा है x -6 दिखाई दे रहा है। ठीक, इतना माइनस इतना करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बाकी कहीं कुछ नहीं किया गया तो 1 -x + 2 -1 और यहाँ -3 -4 x + 2 = 0। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक है ये। ठीक, यहाँ तक करने के बाद आइए हम -x हो गया +2 हो गया, इनका गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, 3 घात का समीकरण बन रहा है। ठीक, तो और कहीं अगर 0 प्रॉपर्टी लगा करके हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो इसी में क्या करोगे, विस्तार कर दोगे। इसी में क्या करोगे, विस्तार कर दिया जाए। आइए विस्तार करते हैं कि इसके R1 के पदों में विस्तार, क्योंकि एक 0 हो गया, बाकी विस्तार कर लो। ठीक, R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में जब विस्तार करोगे देखो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, ये मिलेगा x -1 गुणे इतना इतना, तो -x + 2 x + 2 ये हो जाएगा 4 -4 पे यहाँ ये हो गया। फिर उसके बाद -x -6 गुणे, अब जब इसको करोगे तो इतना गुणे इतना, मतलब x + 2 और फिर -3 ये हो जाएगा। और उसके बाद तो अगला 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में 0 = 0। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इम्प्लाइज है कि हमारे पास है क्या, x -1 है। चलिए एक के गुणे की बात अगर करें तो -x², माइनस में 2x और प्लस में 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये हमारे पास जो है +4 -4 है, खाली -x² है तो बचेगा। एक बार तुम लोग चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक, और यहाँ देखिए -x -6 तो है ही है इसमें, और यहाँ क्या बचेगा, x -1 = 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो x -1 यहाँ बचेगा। हाँ ठीक है, x -1 पूरे से कॉमन ले लो, हमारे पास बचेगा क्या, -x² -x प्लस में 6 = 0। इम्प्लाई है कि x -1 और यहाँ माइनस से गुणा कर दें कॉमन, x² प्लस में x माइनस में 6 = 0। अब इसको जैसे कक्षा 9 में तुम लोग गुणनखंड करते थे, गुणनखंड कर लेना तो 3 मान दिखाई दे रहा, 3 मान आएगा, ये तीनों मान। उसके बाद लास्ट में x = 2, एक तो याद एक आएगा x = 1, और उसके बाद शेष 2 जो आएगा लिख करके आंसर लिख लीजिएगा। बात आई होगी समझ में। ठीक, तो इस तरह से जो है समीकरण को भी हल किया जाता है प्रॉपर्टी के द्वारा। बाकी और क्वेश्चन तुम लोगों के अगर बुक में होंगे तो हमको सेंड करिएगा। ठीक, क्योंकि अब हम फिर पुनः जो स्टार्टिंग में पीछे करते थे उस पर आधारित कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं फिर। तो समीकरण रही बात हल करने की, तो यही मेथड है, इसको हल करिएगा। ठीक, तो देखा जाए फिर आगे और क्वेश्चनों को लेकर के बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन की बात हम करने चल रहे हैं। एक लड़का हमारे पास जो है सेंड किया था, एक लड़का हमारे पास सेंड किया था। शायद ये क्वेश्चन मैं करवाया हूं, लेकिन हो सकता है कि गलत रहा हो मेरा वाला लिखने में या क्वेश्चन, और कैसे क्या। हमने कहा था कि क्वेश्चन यही था, पीछे मिला लेना तुम लोग, यदि a बराबर नहीं है b के, कामा b बराबर नहीं है q के, कामा c बराबर नहीं है r के, और क्या दिया गया था, p q नहीं p a a b q b, उसके बाद c r = 0। तब था कि तब सिद्ध कीजिए, तो तब जो सिद्ध करना था, तब सिद्ध कीजिए दो चीजें। इसमें मैं उस क्वेश्चन में थोड़ा संशोधन कर रहा हूं, तुम लोग भी संशोधन कर लीजिए। तब सिद्ध कीजिए r/r - c प्लस b/q - b प्लस a/p - a = 0। ये सिद्ध कीजिए। शायद यही उस दिन क्वेश्चन में करवाया गया था। अगर कहीं गलती रही होगी बाय द वे तो तुम लोग जो है उसको सुधार लोगे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक, या ये था p/p - a प्लस q/q - b
प्लस आर बटे आर माइनस सी इक्वल टू 2। तो जो उस लड़के ने जो क्वेश्चन हमको भेजा है वो ये भेजा कि ये सिद्ध कीजिए। ठीक, अब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चले चलो। वहां क्वेश्चन यहां तक प्रूव किए हो, यहां तक प्रूव किया गया है। इसी में हम 2 लाइन और चलेंगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन फिर से देख लो। यदि ये बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और इतना, तब सिद्ध कीजिए ऐसा या ऐसा। उस दिन क्वेश्चन हम शायद यही ऊपर वाला ही केवल नोट करवाए थे। ठीक, तो अगर एक बात ध्यान देना कि क्वेश्चन कई हैं, चेंज किए जा सकते हैं इधर उधर। क्वेश्चन लिखने में भी गलती कभी कभी हो जाती है, बोला कुछ जाता है, लिख कुछ दिया जाता है। तो इन सब चीजों को तुम लोग ध्यान देना। ठीक, अब तो ये सिद्ध कीजिए, तो यहां तक हम सिद्ध करवाए थे, ये क्वेश्चन हम करवाए थे। और दूसरा, या ये सिद्ध कीजिए इसी से, जब ये बराबर इतना, ये नहीं बराबर इतना, ये नहीं बराबर इतना, ये बराबर इतना, तब सिद्ध कीजिए ये। तो एक ही क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों में जो है बनेगा। ठीक, तो आइए इसके प्रूफ की हम बात करें। तो प्रूफ जहां तक हम करवाए थे वहां तक तुम लोग देखो, हम प्रूफ इसका करवाए थे। कैसे करवाए थे, ठीक उसी हिसाब से लेकर के चलना। उसके बाद प्रूफ करते हुए चले गए थे और लास्ट में जो हम पाए थे, क्या हम पाए थे, आर बटे आर माइनस सी प्लस बी बटे क्यू माइनस बी प्लस ए बटे पी माइनस ए इक्वल टू 0। यहां तक हम प्रूव करते हुए पूरा सिस्टमेटिक आए थे। यहां तक पूरा क्या किए थे, सिस्टमेटिक जो है आए थे। आई बात समझ में? अब इसके लिए हमको जो सिद्ध करना है वहां पे देखिए, हमको जो सिद्ध करना है वहां पे देखिए। तो बराबर 2 हमको जब सिद्ध करना है तो आर चाहिए, यहाँ पी और क्यू का रूप कुछ दिखना चाहिए। तो इंप्लाई दैट एक ये तो बराबर है आर बटे सी वाला, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, आर बटे आर माइनस सी लिख सकते हैं प्लस। इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, Q माइनस B माइनस 1। देखो हल करके देखो वही चीज है कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक, और इसको जो प्लस तो है ही है, इस वाले को हम देखो P बटे में P माइनस A माइनस 1 लिख के बराबर 0। तो क्या कोई दिक्कत है? हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। इतना समझ में आया? वही चीज है, हल करके देखोगे यही आएगा, हल करके देखोगे यही आएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, इंप्लाई कर, उसके बाद देखिए आर बटे आर माइनस सी हमारे पास आई है। चलिए हमारे पास ये आ गया, क्यू बटे में क्यू माइनस बी आ गया और प्लस में है पी बटे में पी माइनस ए आ गया, ये आ गया। और ये वाला -1 और -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब जब ये समझ में आई होगी तो सिस्टमेटिक लिख देना यहाँ थोड़ा सा, इम्प्लाई दैट आर बटे में आर माइनस सी, सिस्टमेटिक लिखने मतलब पी वाला पहले, तो इम्प्लाई दैट पी बटे में पी माइनस ए प्लस क्यू बटे में क्यू माइनस बी प्लस आर बटे में आर माइनस सी इक्वल टू 1 बराबर 2। हैंस प्रूव। तो यही 3 लाइन उस क्वेश्चन में जो हम करवाए थे, यही 3 लाइन वहां जानी है। यही 3 लाइन जा करके दूसरे पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो जो है हमारे पास जो व्हाट्सएप पे आया था ये, इस क्वेश्चन को करिए तो शायद समाधान इसका हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, फिर पुनः इसको किया जाएगा। बार बार करने में जो है कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जितनी बार चाहोगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कई बार इसको जो है कर सकते हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन, आगे और कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है लेकर के आए हैं, इनको भी देखो कैसे किया जाएगा। सांडिक के लिए जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए 1 प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा
इक्वल टू 0। ये ओमेगा है क्या? इकाई का घनमूल है। कक्षा 11 में तुम लोग पढ़े होगे समिति संख्या, वहां पे देखे होगे ओमेगा इकाई का घनमूल होता है, जिसके लिए क्या मतलब होता है? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। एक चीज ये जान लीजिएगा, ठीक। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। इससे तुम लोग भली बात परिचित होगे, अच्छी तरह से इससे जान पहचान होगी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो जरूरत पड़ेगी तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, ऐसा लिखने का तरीका इसका भी बताया गया है कैसे क्या करना है, ठीक। तो आइए, कुछ करना नहीं, प्रूफ लेकर के चलते हैं। प्रूफ LHS, ठीक। अपना तुम लोग चेक कर रहे हैं। अब देखिए कि जो सिद्ध करना है इसका मान 0 के बराबर सिद्ध करना है, क्योंकि सिद्ध करने में RHS को भी ध्यान देना, जो सिद्ध करके लाना है मतलब जैसे RHS, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि ये किसी तरह से 0 हो जाए। अब सारणी की विशेषताओं पे जाओ। कोई भी सारणी का मान शून्य कब होता है? जब उसकी दो पंक्तियां आपस में समान हो जाए, या उसके दो स्तंभ आपस में समान हो जाए, या किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं। ऐसा ये 3 कंडीशनें हैं। ये तीनों कंडीशनों में कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आइए कुछ करते हैं। करेंगे क्या? यहाँ पे C1 को रिप्लेस कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ऐसा अगर रिप्लेस कर देंगे तो इसकी बराबरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बनेगा क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये भी मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी जब जोड़ोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी C2 पे कुछ नहीं किया गया है तो ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। अब इसका मान 0 होता है कि नहीं होता है? ये हो जाएगा 0 0 0, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये क्या है लीजिएगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब इसमें देखो कि ये जो सारणी मिली है, इसके कॉलम नंबर 1 में सभी अवयव शून्य है कि नहीं है? कॉलम नंबर 1 में सभी अवयव शून्य है, तो बराबर इसका मान शून्य हो जाएगा। तो बराबर RHS, इसलिए लास्ट में इतना बराबर 0, हैंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो वो लिखोगे। मामला समझ में आया होगा। अब आइए एक और क्वेश्चन जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, उसको भी देख लिया जाए। चलो क्वेश्चन, सारणिक 1 ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 7 और 1, इतने का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, जहां ओमेगा इकाई के घनमूल हैं, ठीक। तो आइए इनका मान ज्ञात करना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है। यहाँ जैसे कोई होता नहीं सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन आइए इसका सिंपल वे में जैसे निकालते थे वहाँ, तो आए कितना 1 ओमेगा की घात 6 ओमेगा की घात 8 ओमेगा की घात 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा की घात 7 ओमेगा की घात 8 ओमेगा की घात 7 1 ओमेगा इक्वल टू, जो आएगा हल करते हुए चलेंगे, जो आएगा वही मान होगा। हल क्या करेंगे, चलिए देखा जाए। यहाँ जिनका मान रख सकते हो तो रख लो, उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लो। जैसे ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम ओमेगा की घात 3 और पूरे की घात 2 लिख दें तो क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 8 है ना, तो इसको भी सेट कर लो, ओमेगा की घात 3 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर लिख दें तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत। 6 ये तो ये आगे हो गई, ठीक। ऐसे इसको भी
लिख लिया जाए ओमेगा की घात 3 पूरे का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये ओमेगा की घात 3 तो है ही है। ओमेगा की घात 7 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की घात 3 का स्क्वायर और ओमेगा, ये हो जाएगा। इसको भी तो तोड़ दिए। और यहाँ ओमेगा की घात 8 है तो इसको हम लोग ओमेगा की घात 3 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और 7 वाले को ओमेगा की घात 3 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं, और बाकी जो है 1 तो अपनी जगह है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चूंकि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो रख दो मान, जब ओमेगा क्यूब का मान 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ओमेगा बचेगा केवल, और यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, इस वाले में ओमेगा बचेगा, और यहाँ 1 तो ही है। रीजन है साइड में दो दो, चूंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। यहाँ तक मामला समझ में आया। तुम लोग यही बराबर के नीचे बराबर लगाओगे, हम ऊपर चल रहे हैं। ठीक, तो आइए देखें, बराबर के नीचे ही बराबर ऐसे सिस्टमेटिक लगाओगे। अब हमारे पास ये जो हो गया, ये क्या होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 ओमेगा, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। यहाँ एक बात समझ में आ गई। अगर सब कुछ सही है तो ये ठीक है। ठीक, आइए फिर देखा जाए क्या होगा। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे 0 हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। आइए ज्यादा से ज्यादा 0 करने की कोशिश करते हैं तो काम हो ही जाएगा। एक काम करते हैं, C1 को रिप्लेस कर देते हैं, यही जी बराबर लिखोगे C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, 0 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो मिलेगा क्या, 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये मिलेगा। और C2 पे कुछ नहीं किया गया, 1 ओमेगा ही रहेगा, यहाँ पे भी नहीं कुछ किया गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे C1 के पदों में विस्तार कर दो, क्योंकि C1 में डबल 0 दिखाई दे रहा है, तो C1 के पदों में विस्तार, C1 के पदों में विस्तार करोगे, पहला पूरा 0 हो जाएगा, माइनस दूसरा भी 0 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ये, और उसके बाद गुणे में क्या होगा, इतना गुणे इतना, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो चलिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो जैसे ये भाई 0 करोगे तो 0 गुणे कुछ ये होगा, तो इतना माइनस इतना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गई, चलिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इनका गुणा करते हैं, क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब माइनस में ओमेगा की घात 4 माइनस ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर और प्लस में ओमेगा क्यूब। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर देखिए, ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा। इस ओमेगा की घात 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं, और माइनस में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर तो है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो फिर देखिए अब क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 खाली बचेगा, माइनस ये ओमेगा बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा अब देखिए 2 तो है ही है, माइनस यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ले ले, कॉमन माइनस ले सकते हैं। ठीक, यहाँ 2 है ही है, माइनस ये हो जाएगा -1, रीजन क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब इससे जब 0 होता है तो इसको 75 करके -1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा 2 धन 1 बराबर 3। लास्ट में लिख दीजिएगा बराबर, इंप्लाइज दैट जो साइड दी गई है उतना बराबर 3, वही आंसर हो जाएगा। तो मान निकालना था ओमेगा के टाइप वाले 2 क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में अक्षर दिखाई देते हैं, तो इनको भी जो करवा दिया गया। ठीक, और 2 क्वेश्चन फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को और दिखेंगे कि जो लगेगा नहीं करवाया गया है, बशर्ते ABC XYZ और PQR, इसमें भेद मत देखिएगा, वो अगर रहेगा तो उसी हिसाब से अपना तुम लोग सेटअप कर सकते हो। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है ये देखना, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, और फिर क्या है ए बी, फिर क्या है माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद बी सी, और उसके बाद क्या है ए सी, फिर बी सी, फिर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर से एक बार मिला ले रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ठीक है, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ठीक है, और उसके बाद ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जो हमको सिद्ध करके लाना है वो लाना है क्या, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन XYZ या PQR में भी हो सकता है, ये भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बोर्ड में ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर, ये जरूरी नहीं कि यही आवे, लेकिन ज्यादातर। तो ठीक, अपनी तैयारी तुम लोग उसी हिसाब से रखिएगा कि हर टाइप के क्वेश्चन को हल करने की जो है कैपेसिटी तुम लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो आइए सिद्ध कीजिए, इतना बराबर इतना है, तो सिद्ध करने का वही तरीका जो अपनाते थे हम पीछे, ठीक, रियल एच एस उठाते हैं, तो बाकी कैसे आगे पीछे कितना जानते हैं, ये क्या दिया गया माइनस ए स्क्वायर, फिर वही ए बी ए सी, फिर क्या है ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, फिर उसके बाद क्या है ए सी, और उसके बाद जो है बी सी माइनस सी स्क्वायर, यही है। इसको बराबर लाना है 4ABC। तो 4ABC 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी लाना है। उसके लिए आगे देखते हैं कि कैसे क्या है, उन्हीं प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे जो प्रॉपर्टियां स्टार्टिंग के संबंधित जो है पीछे जानते हैं, तो उन्हीं को अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि कुछ हो सकता है। तो आगे देखा जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है और 4 लाना है। देखो अच्छा, ये जो C1 है यहां से A कॉमन है कि नहीं, C1 से A कामा, C2 से B तथा C3 से C1 से नहीं R1 से A कर दो, R1 के चापेच करे, R में करे ज्यादा ठीक है, R1 से R2 से B तथा R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर तो कर सकते हो ऐसा। चलो R1 से A निकाल लो, तो यहाँ A हो जाएगा, R2 से B निकल तो ABC बाहर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा माइनस A, और यहाँ पे B, यहाँ पे C, ये मिल जाएगा। यहाँ से B गया तो A मिलेगा, माइनस B मिलेगा, और यहाँ पे C मिलेगा। फिर देखिए यहाँ से C गया तो A मिलेगा, और यहाँ B मिलेगा, और यहाँ पे माइनस C मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो कि ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाए और उसके बाद विस्तार कर लो, इससे जो है बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अवयव को 0 बनाने की कोशिश किया जाए। आइए देखिए 0 बनाया जा सकता है कैसे। R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से, चलिए यहाँ 0 बन जाएगा। और भी अगर कुछ कर दे तो क्या और 0 बन जाएगा, हाँ। तो एक चीज और कर लो, R2 को रिप्लेस कर दो R2 प्लस R3 से, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की है तो मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी यहाँ लगा दे। इससे क्या होगा कि यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि विस्तार करने में और आसानी हो जाएगी और छोटा कैलकुलेशन मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं ऐसा करने पर क्या होगा। भाई बराबर के नीचे बराबर लगाओगे, ABC तो हमारे पास आई है। यहाँ देखिएगा क्या होगा, इतना प्लस इतना करोगे 0 हो जाएगा, इतना प्लस इतना करोगे 0 हो जाएगा, इतना प्लस इतना करोगे तो 2C हो जाएगा। और यहाँ R2 को भी रिप्लेस किया गया है, इतना प्लस इतना से तो 2A, इतना प्लस इतना तो 0, इतना प्लस इतना तो 0, और R3 को कुछ नहीं किया गया, उसको वैसे ही रखने दो AB माइनस C। पर्याप्त मात्रा में 0 होंगे। R1 में देखो दूसरी 0 मिल रहा है, तो R1 के पदों में विस्तार कर लिया जाए। नीचे लिखोगे R1 के पदों में विस्तार,
R1 के पदों में विस्तार कर लो, ए बी सी हमारे पास तो है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि जीरो, ये देखो जीरो पूरे कुछ तो जीरो हो जाएगा, पूरा माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस में 2c। अब सी के साथ आएगा कौन, जीरो, ध्यान देना यहाँ, ये तो क्या हो जाएगा 2c, ये कौन होगा 2ab माइनस ए गुणे जीरो। तो हमारे पास बचेगा क्या, ठीक, ये ए बी सी तो है, और यहाँ का मामला देखो तो 2 दूनी 4 ए बी सी हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा क्या, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आर एच यस, बराबर आर एच यस। और लास्ट में जो है ये चीज जरूर लिख देना, इसलिए इतना बराबर इतना, इसलिए इतना बराबर, इसलिए इतना बराबर जो दिया गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो उसके बाद हेंस प्रूफ वगैरह जो अपना लिखते हो वो लिखोगे, ठीक। आगे फिर जो है क्वेश्चन है उनको भी देखा जाए, इसी क्रम में वो भी हैं, इसी के तरह और बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो देखें, ठीक। तो देखा जाए, ये भी क्वेश्चन, ठीक। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी बी, उसके बाद क्या है सी बी प्लस सी, और उसके बाद क्या है ए प्लस सी ए, और फिर क्या है सी इक्वल टू 4ab सी। उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, वहाँ स्क्वायर था यहाँ यह था, ठीक। तो यहाँ इसको भी करना है, सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। आइए इसको भी सिद्ध किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए देखिएगा, ठीक। तरीका वही रहेगा जो पीछे हम करवाते हैं, तो प्रूफ से शुरू करते हैं। LHS उठा लो, RHS के बराबर दिखाना है, क्या दिया गया है LHS, यहाँ ध्यान देना है, ए प्लस बी और बी, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी बी और बी प्लस सी, उसके बाद क्या है ए प्लस सी, फिर क्या है ए, फिर क्या है सी, ये है। तो 4abc लाना है, इसको हल करके क्या करना है 4abc लाना है। 4abc लाने के लिए पहले देखो कोई भी चीज क्या कॉमन है, यहाँ से उभयनिष्ठ है, कुछ कोई भी चीज उभयनिष्ठ है ये देखना है, ठीक। तो इसको देखने के लिए भाई देख लिया, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई भी चीज उभयनिष्ठ है। तो अब दूसरा फंडा क्या रह गया कि ज्यादा से ज्यादा को जीरो बना करके विस्तार कर दे, यही रह गया। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये जीरो किसी तरह से हो जाएगा, अगर इसमें से इसको हम घटा दें, इसको घटा दें और इसको जोड़ दें, ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा दें, ये जोड़ दें, तो कुछ ना कुछ फिर मिलेगा इसमें से ये इसमें। चलो इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 प्लस में R3 कर दिया। इसमें से इसको घटाओगे कर जाएगा माइनस में बी, फिर जोड़ोगे, इतना ये काम हो रहा है तो बराबर ही रहेगा, प्रॉपर्टी ये जीरो हो जाएगा। चलिए इतने में इतने घटाओगे माइनस भी हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये 2c हमको दिखाई दे रहा है, और इतने में से इतना घटाओगे ये कट जाएगा, इसको जोड़ दोगे 2c, यही है क्या। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, प्रॉपर्टी। इसमें से इसको घटा दो, ये माइनस बी बचा, फिर इसको जोड़ दो, जीरो हो गया। इसमें से इसको घटाओगे सी माइनस बी हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे बी भी कैंसिल हो जाएगा, 2c बचेगा, ठीक तो लगा। इसमें से इसको घटाओ तो सी बचेगा, इसको जोड़ दो 2c, ठीक है। और बाकी कहीं कुछ नहीं किया गया तो इसको ऐसे रहने दो, ए प्लस बी बी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी प्लस सी। इतना समझ में आया होगा, ठीक। क्या और भी कुछ जीरो आसानी से बनाया जा सकता है जिससे विस्तार करने में आसानी हो, क्योंकि अब हम R1 की तरफ देख रहे हैं, R1 के पदों विस्तार करने की तरफ देख रहे हैं, तो पता चला कि हाँ प्रॉपर्टी अगर एक और लगा दें तो कुछ काम हो जाएगा। भाई ये जीरो बन सकता है कैसे, अगर C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से,
तो C2 को रिप्लेस कर दिया जाए C2 माइनस C3 से, तो C1 पे कुछ नहीं किया गया, वो 0 A प्लस B और B यही होगा, इसको रिप्लेस जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये B माइनस A हो जाएगा जी, और यहाँ पे इसके करोगे तो B मिलेगा। ठीक, हमको लगता है कि यही तो होगा, इतना माइनस इतना करोगे। C3 पे कुछ नहीं किया गया 2C और यहाँ AC, ये हो गया। इतना समझ में आ, तो जब इतना समझ में आ गया तो अब आइए एक काम करते हैं, C1 के पदों में R1 के पदों में विस्तार कर लेते हैं। R1 के पदों में विस्तार कर लेते हैं क्योंकि R1 में 2 0 मिल रहा है। ठीक, तो R1 के पदों में विस्तार, पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार जब करोगे तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा प्लस 2C, ये तो रहेगा, फिर होगा क्या 2C में, तो ये देखना हमारे पास होगा क्या, A प्लस B गुणे B, ये हो जाएगा, फिर माइनस B गुणे B माइनस A, ये हो जाएगा। ठीक, और जब ये हो जाएगा तो फिर देखिए तो 0 ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए 2C बाहर तो ही है, हमारे पास बचेगा क्या AB प्लस में B स्क्वायर और यहाँ माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AB, ये हो गया, B स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 2C ब्रैकेट में 2AB, ये बचा, इनका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 4ABC बराबर RHS, और लास्ट में यहाँ तक करोगे तब जाकर के हेंस प्रूफ लिखोगे, लास्ट में ये चीजें जरूर लिख दोगे, इसीलिए इतना बराबर 4ABC, फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो वो लिखोगे, फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो वो लिखोगे हेंस प्रूफ। मामला समझ में आया होगा। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन, फिर वो भी साइंटिफिक का ही है और इसको कैसे क्या करना है ये भी देखिएगा। ठीक, सिद्ध साइंटिफिक का प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन जो है ये है, आगे देखो, साइंटिफिक का प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए, सारणी का प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है ये देखिएगा, A B C, उसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर क्या है B C C A A B इक्वल टू 1 1 1, और उसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर क्या है A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अब की बार हमको ना जीरो लाना है ना कोई बार लाना है, बल्कि एक सारणिक को दूसरे सारणिक में कन्वर्ट करना है, मतलब से प्रसार किए बिना, सारणिक का बिना प्रसार किए हुए इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। तो आइए फिर देखा जाए इसको भी प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ LHS उठा लो, LHS उठा लिया जाए तो क्या होगा, यह है क्या ABC या A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर देखिए BC CA AB इक्वल टू, अब इसी के बराबर ले करके या यहीं से लेके करके करें इक्वल टू। चलिए अब देखा जाए पहले कि क्या कोई चीज उभयनिष्ठ मिल रही है, अगर उभयनिष्ठ मिल रही है कोई चीज है तो उसको उभयनिष्ठ ले लिया जाए। दूसरी चीज एक और देखना है कि हमको एक 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 भी लाना है। ठीक, तो एक एक लाने के लिए इसको हम ABC बना लें, तो इसको ABC बनाने के लिए देखिए R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से गुणा करना पड़ेगा। अब चूंकि गुणा हम अपने आप कर रहे हैं तो मामला बराबरी का रखने के लिए भाग भी देना पड़ेगा। तो पहले आइए ABC से भाग दे लें, फिर अब चूंकि भाग इसी से दे रहे हैं तो इसी से गुणा भी करेंगे, तो ABC से गुणा कर देंगे। ठीक, अब ऊपरा वाला A जो है वो R1 में गुणा होकर के इसको A स्क्वायर बना देगा, इसको A क्यूब बना देगा और इसको ABC बना देगा। फिर ऊपर वाला जो B होगा R2 में गुणा होकर के इसको B स्क्वायर बना देगा, इसको B क्यूब बना देगा और इसको भी ABC बना देगा। और ऊपर वाला जो C होगा वो इसको C स्क्वायर और इसको C क्यूब
उसके बाद जो है इसको ए बी सी बना देगा। मामला यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए C3 को देख रहे हो, ए बी सी वहां से उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ले लिया जाए तो ए बी सी वहां से बाहर कर लिया जाए तो फिर नीचे वाला ए बी सी बचाएंगे। ऊपर क्या किए, ए बी सी यहां से कॉमन ले लिए और नीचे वाला था ही। अब हमारे पास बचा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। यहां तक मामला समझ में आ गया। ये कर गया, एक हो गया। अब देखिए जो लाना है 1 1 1 को यहां लाना है, स्क्वायर को यहां ले जाना है। ठीक, तो एक काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पढ़े हो तुम लोग विशेषता कि अगर दो क्रमागत स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उनके आंकिक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चिन्ह उनका बदल जाता है। इसी तरह दो स्तंभों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो उनके आंकिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु उनका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, C2 को रिप्लेस करेंगे C3 से और C3 को रिप्लेस करेंगे C2 से। मतलब C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो जैसे ही इंटरचेंज करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा। C1 पे कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा और यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक, तो अब फिर देखिए, अब अभी भी जो लाना है वो नहीं अपनी सही जगह है, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब C2 वाला और इसका C1 C2 में चेंज कन्वर्ट हो जाए और C2 जो है C1 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ तो -1 पहले से है, ऐसा करने पे फिर -1 आ जाता है। क्रमागत जो है स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करने पे माइनस तो फिर एक 2 आ जाएगा, तो -2 और आ गया। और यहाँ हमारे पास जो है 1 1 1 और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, याद है। और -1 गुणे -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो -1 गुणे -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 1 1 1 और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो बराबर RH यस। और लास्ट में ये चीजें जरूर लिखिएगा, इसलिए इतना बराबर ये साड़ी बराबर ये साड़ी, फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो वो लिखोगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे 4-6 क्वेश्चन और हमको दिखाई पड़े हैं, इंपॉर्टेंट और देखने से लग रहे हैं 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर के। उसके बाद उनको हम करवा करके फिर अगली टॉपिक सारणिक के माध्यम से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उनकी भी बात करेंगे। तो तुम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक, कल जो 4-6 क्वेश्चन और हमारे पास जो भी है वो करवाने के बाद जब हम अगली टॉपिक पे बढ़ेंगे तो पिछले से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई बचा होगा तो हमारे पास फिर तुम लोग सेंड कर सकते हो। ठीक, उम्मीद है कि तुम लोग ऐसा करोगे। ठीक, आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।